तो वो हमारे मस्तिष्क में ज्यों का त्यों रह जाता है, मस्तिष्क यानी दिमाग में, है ना। अब देखिए, ड्राइंग हमें क्लास में करवाना हो और मैं आपको एक चित्र दिखाऊं जो कुदरती दृश्य का हो, उसमें सूरज हो, पहाड़ हो, घर हो, नदी हो, है ना। कलर आपने देख लिए, क्योंकि मैंने आपको चित्र दिखाया है तो आप कलर्स भी देखेंगे, राइट। तो उससे आपको क्या देखा हुआ चित्र है ना, फिर मैं कहूँ कि आप बनाओ, तो आप वैसे का वैसा कुछ बोल तो सेम टू सेम बना कर देगी। जैसे मैंने किया है ना वैसे ही करेगी, कलर्स भी वही उपयोग करेगी जैसे मैंने किए हैं वैसे। तो आप देखा हुआ चित्र आपके दिमाग में रह जाता है। पर अगर मैं सिर्फ ऐसा कहूँ कि गर्ल्स चलिए आज हमें कुदरती दृश्य बनाना है, आपको उसमें आपको पहाड़ बनाने हैं, नदी बनानी है, पेड़ बनाने हैं, घर बनाना है, बादल बनाने हैं, ये सब बनाना है आपको। तो ऐसा मैं कह दूं ना तो वो गर्ल्स समझ तो जाएगी, फिर आप लोग अपने अपने तरीके से करना शुरू कर दोगे। पर सबके जो चित्र होंगे ना वो अलग होंगे, कलर्स भी सबके अलग होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ आपको बताया था कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो सबका अलग अलग होगा। कोई घर किसी प्रकार से बनाएगा। माइक म्यूट रखो बेटा, बार बार एक ही बात ना कहनी पड़े। तो कोई किसी प्रकार का घर बनाएगा तो कोई किसी प्रकार का घर बनाएगा, यानी कोई एक मंजिला तो कोई दो मंजिला घर बनाएगा, कोई अलग कलर करेगा तो कोई दूसरे कलर करेगा। तो इस प्रकार आपके सारे चित्र जो है ना वो अलग अलग होंगे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मैंने आपको बताया है। पर देखा हुआ ना आपको वैसे का वैसा याद रह जाता है, इसलिए आप उसे वैसे का वैसा ही डिस्क्राइब कर सकते हैं कि चलो ऐसे बनाना है। तो इसलिए पढ़े हुए से देखा हुआ ज्यादा याद रह जाता है। मैं मोर बनाने को कहूँ या कोयल बनाने को कहूँ, तो आपने कोयल देखी होगी या मोर देखा होगा तो आप वैसा बनाएंगे ना। अगर किसी ने कोयल और मोर देखा ही नहीं और मैं कह दूं कि मोर बनाओ, तो आप क्या करोगे? बना तो दोगे, पर कोई कोयल को पिंक बनाएगा, मोर को येलो बनाएगा, अलग अलग बना देंगे कलर, क्योंकि आपने कभी देखा ही नहीं। और अगर मैं उसका चित्र दिखाऊं या सच्ची वाला मोर दिखाऊं तो आप देख लोगे कि हाँ ये मोर कैसा है, फिर कलर्स भी आप वैसे करोगे, है ना। इसलिए देखा हुआ दृश्य जो है ना वो हमारे दिमाग में ज्यादा देर तक रह जाता है। और पढ़ने से तो केवल क्या बनता है? कल्पना बनती है ना, कि आप सोच सकते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है, जबकि कल्पना में सच्चाई नहीं होती। जो यथार्थ में, यथार्थ यानी जो सच्चाई में सच होता है वो कल्पना में नहीं होता। इसलिए पढ़े हुए से ज्यादा देखा हुआ याद रह जाता है। क्लियर गर्ल्स? समझ में आया बेटा ये आंसर? जी आया। यस मिस। ओके मिस चलिएगा। हाँ बेटा। हाँ मिस। ये लिखे जाने का है साथ में। हाँ मिस। हाँ लिखते जाओ तो बहुत अच्छा है बेटा, और मैं आपको इसकी पीडीएफ भी भेज दूंगी। हाँ चलिए आगे बढ़े। हाँ चलिए दूसरा प्रश्न, रोल नंबर 43। हाँ। पढ़ो बेटा। दूसरा प्रश्न। हाँ, भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? उत्तर। डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में की थी। कॉलेज और आगे की शिक्षा में उनकी पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी। कलाम के विचार और आगे हाँ कलाम के विचार से कॉलेज की पढ़ाई भी मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए। उसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, इसलिए मातृभाषा में ही अपनी बात आसानी से प्रकट कर सकता है। फिर भी विषय के दूसरे देशों में संपर्क कायम करने के लिए वे अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानता है।
बेटा, अच्छे से पढ़ा। हमने देखा था, मैंने कहा था ना कि ये पार्ट जो है उसमें पार्ट भी क्वेश्चन आंसर से है और हमें क्वेश्चन आंसर देनी वही सवाल मिले, है ना। तो ये तो आपके लिए और अच्छा हो गया क्योंकि लेसन में भी वैसा ही था। तो क्या कहा कि भाषा के विषय में कलाम जी क्या कहते हैं कि भाई उन्होंने अपनी माध्यमिक तक की शिक्षा जो है वो मातृभाषा में की थी और उससे आगे कॉलेज की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से। पर अब्दुल कलाम जी के मत से हमें कॉलेज की पढ़ाई भी मातृभाषा में ही करनी चाहिए कि विद्यार्थी जो है वो अपनी मातृभाषा में ही सोचता समझता है, इसलिए से मातृभाषा में ही अपनी बात आसानी से मिस तुम्हारा आवाज नहीं आता। बेटा आप पहले बोलना तो सीखिए, मिस को तुम कहते हैं। मिस थोड़ा जोर से बोलो ने। आप कहते हैं। हाँ आप कहते हैं बेटा, अपने से बड़ों को आप कहते हैं। बाकी गर्ल्स बेटा आवाज बंद रखिए। एक ने बोलना शुरू किया तो सारे को शुरू नहीं हो जाना है, सारी गर्ल्स शुरू नहीं होगी। एक ने मुझे बता दिया, मुझे समझ में आ गया बेटा। चलिए, तो माध्यमिक तक की शिक्षा जो है वो उन्होंने अपनी मातृभाषा में की और कॉलेज की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से की। पर वे मानते हैं कि हमें कॉलेज की शिक्षा भी मातृभाषा में करनी चाहिए क्योंकि युवान जो है वो अपनी मातृभाषा में ही सोचता है और अपनी बात आसानी से प्रकट कर सकता है। पर हाँ, विश्व के दूसरे देशों से संपर्क बनाने के लिए अंग्रेजी का ज्ञान भी होना जरूरी है। ये बात भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने कही थी। क्लियर बेटा? यस। जो लोग लिख रहे हैं मेरे साथ उनका हो गया, लिख लिया बेटा आपने? नो जी लिखिए। हाँ। चलिए तो आगे बढ़े ना बेटा। यस मिस। हाँ। हाँ। चलिए रोल नंबर 14। हाँ मिस। डॉक्टर कलाम के मत से भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र कैसे बन जाएगा? आंसर। डॉक्टर कलाम भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या से चिंतित नहीं हैं। वे मानते हैं कि स्त्रियों के शिक्षित होने से छोटा परिवार सुखी परिवार के विचार को बल मिलेगा। इसके अलावा हमारे यहाँ 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयुष्य के हैं। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। हमारे देश में प्राकृतिक संसाधन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इन कारणों से भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, ऐसा डॉक्टर कलाम मानते हैं। क्या कहा कि भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र कैसे बनेगा? तो मिस अब्दुल તમારો कलाम અવાજ जी ના को થતો તો જોરથી બોલો ને। बाकी गर्ल्स मुझे बताएगी कि बेटा मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। मिस आ रही है पर स्लो आ धीरे रही से आ है। रही है। बेटा स्लो लेकिन सुनाई तो दे रहा है ना? यस। हाँ। जो गर्ल्स कब से बेटा बोल रही है वो थोड़ा अपना माइक जो है वो फास्ट कर दीजिए क्योंकि इतनी भी आवाज़ स्लो नहीं है कि आपको सुनाई ना दे। हाँ, आप मुझे बेटा बार बार कह रही है लेकिन आप थोड़ा अपना भी चेक कर लीजिए। मैंने आवाज़ की बात आपकी दूसरों से पूछ ली, थोड़ी स्लो है पर इतनी भी नहीं कि सुनाई ना दे। हाँ ओके चलिए। कि क्या कहा अब्दुल कलाम जी ने कि बढ़ती हुई जनसंख्या जो है ना वो उनके लिए चिंता का विषय नहीं है। अब आ रही है गर्ल्स आवाज फास्ट?
हाँ जी, आ रही है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या जो है उससे उनको चिंता नहीं है। वे ऐसा मानते हैं कि शिक्षा जो है वो स्त्रियों में होनी चाहिए, जिससे छोटा परिवार सुखी परिवार की जो विचारधारा है उससे बल मिलेगा। और इसके अलावा हमारे यहाँ 56 करोड़ लोग जो हैं वो युवान हैं, यानी 25 वर्ष से कम आयु के हैं। और ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति भी है। और हमारे देश में प्राकृतिक संसाधन भी पर्याप्त मात्रा में हैं। इसलिए इन्हीं कारणों से भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, ऐसा कलाम जी मानते हैं। क्लियर बेटा? बस समझ में आ गया ना? एक बार में पूछ के बताइए जी, आ तो। गई। ओके, बढ़े ना आगे। हाँ। रोल नंबर 65। चलिए, एब्सेंट है 65। 144। यस मिस। हाँ। राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है? उच्च महिलाओं की भूमिका पुरुषों से समान समान ही है। शैक्षिक और औद्योगिक प्रवृत्तियों में आज महिलाओं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। सशस्त्र सेनाओं में भी पुरुषों के समान ही महिलाओं की भी नियुक्त होती है। देश की तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी है। सेना के लिए विभिन्न उपकरण बनाने में भी महिलाएं काम कर रही है। इस प्रकार राष्ट्र विकास में महिलाओं का बहुमूल्य योगदान है। वेरी गुड बेटा। रोल नंबर 78। यस मिस। राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है? राष्ट्र विकास में महिलाओं की भूमिका पुरुषों के समान ही है। शैक्षणिक और औद्योगिक प्रवृत्तियों में आज महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। सशस्त्र सेनाओं में भी पुरुषों के समान ही महिलाओं की भी नियुक्ति होती है। देश की तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी है। सेना के लिए विभिन्न उपकरण बनाने में भी महिलाएं काम कर रही है। इस प्रकार राष्ट्र विकास में महिलाओं का बहुमूल्य योगदान है। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। अब क्या कहा कि राष्ट्र के विकास में यानी देश के विकास में महिलाओं का क्या योगदान है? तो राष्ट्र के यानी देश के विकास में महिलाओं की भूमिका जो है ना वो पुरुषों के समान ही है, यानी उन्हें भी उतने ही अधिकार मिलते हैं। जैसे शैक्षिक और औद्योगिक प्रवृत्तियों में भी आज महिलाएं काम कर रही है। मैंने आपको पाठ समझाया तब समझाया था ना कि महिलाएं हेलीकॉप्टर चलाती है, बड़ी बड़ी कंपनीज चलाती है ना। फिर बस चलाती है, ट्रेन चलाती है, सब महिलाएं कर सकती है आप। और फिर हमारी तीनों सेनाएं जो है उसमें भी पुरुषों के समान ही महिलाएं ही नियुक्त की जाती है। अब तीनों सेनाएं हमने बात की थी, कौन कौन सी तीनों सेनाएं? जल, थल और वायु। हाँ। अब जैसे अंग्रेजी में हमने क्या कहा था, जल यानी पानी के मार्ग से, तो उन्हें हमने क्या कहा था, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स। हमारे देश की जो सेना है उसमें इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स। नेवी यानी पानी के मार्ग से जो रक्षा करते हैं, आर्मी यानी जमीन के मार्ग से जो रक्षा करते हैं, और एयरफोर्स यानी हवाई के मार्ग से जो हमारे देश की रक्षा करते हैं वे। तो इन तीनों सेनाओं में भी महिलाएं जो हैं वो उतनी ही मात्रा में नियुक्त की जाती है जितने पुरुष। तो देश की तीनों सेनाओं में भी महिला अधिकारी के रूप में भी है। सिर्फ
सेना में है, सैनिक है, ऐसा नहीं, अधिकारी के रूप में भी महिलाएं हैं। और देश की सेना में जो उपकरण बनाए जाते हैं उनमें भी महिलाएं काम कर रही है। इस प्रकार महिलाओं का बहुमूल्य योगदान है। चलिए अब रोल नंबर 52। 52 40। हाँ मिस। किसी भी पांचवा, किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? उत्तर, सेना किसी भी देश का अनिवार्य अंग है। सेना शत्रुओं के आक्रमण से देश की रक्षा करती है। देश में कई विद्रोह होने पर सेना उसे दबाती है। देश में आतंकवादी घुस आए हो और पुलिस उनसे निपटने में सक्षम न हो तो सेना के जवान ही उसे निपटते हैं। देश में कहीं भीषण बाढ़ या भूकंप आया हो तो सेना संकट में पड़े लोगों को सहायता करती है। इस प्रकार बाहरी या भीतरी संकट में सेना ही देशवासियों की रक्षा करती है। रोल नंबर 26। 77। 43। वेरी गुड। ये सब मिस, बोलो बेटा। તમારો અવાજ બહુ ધીમો આવે છે. 43 रोल नंबर। हाँ. बोलो बेटा। किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? उत्तर, सेना किसी भी देश का अनिवार्य अंग है। सेना शत्रुओं के आक्रमण से देश की रक्षा करती है। देश में कहीं विद्रोह होने पर सेना उसे दबाती है। देश में आतंकवादी घुस जाए हो और पुलिस उनसे निपटने में सक्षम न हो तो सेना के जवान ही उसे निपटते हैं। देश में कहीं भीषण बाढ़ या भूकंप आया हो तो सेना संकट में पड़े। उनके नेटवर्क का प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। तो सेना जो है वो संकट में पड़े लोगों की सहायता करती है। इस प्रकार बाहरी या भीतरी संकट में सेना ही देशवासियों की रक्षा करती है। अब देखिए, कोई भी देश हो उसे सेना की जरूरत होती है। 3-3 जगहों से देश की रक्षा होती है ना, तो क्यों होती है? सेना क्या महत्व है? तो सेना जो है पढ़े लोगों को। हाँ बेटा, मैंने पढ़ दिया। आप अब म्यूट कर दीजिए। हम समझ गए बेटा, आपके नेटवर्क का प्रॉब्लम है। हाँ, कोई बात नहीं। तो सेना जो है वो देश का अनिवार्य अंग है और सेना शत्रुओं के आक्रमण से देश की रक्षा करती है, ये तो हम जानते ही हैं। देश में कहीं विद्रोह हो या जैसे कोई आंदोलन वगैरह हो तो सेना उनसे निपटती है। उसके अलावा आतंकवादी घुस आए देश में तो भी सेना उनसे निपटती है। फिर कहीं आग लग जाए या बाढ़ आ जाए या भूकंप आ जाए तो भी सेना लोगों की सहायता करती है। अभी हम देख रहे हैं ना कि बारिश का मौसम है तो कई जगह बाढ़ के दृश्य हमें देखने को मिलते हैं। बाढ़ के संकट आ गए हैं तो ऐसे समय में सेना जो है उसके जवान वहां जाकर लोगों की मदद भी करते हैं। उन्हें बाढ़ से बचाने में, पानी में फंस गए तो वहां से निकालने में भी सेना उनकी मदद करती है। आप टीवी में देखेंगे ना, न्यूज में, तो आपको ये सब दिखाई देगा। क्लियर बेटा? ये सवाल आ गया आपको? क्लियर हो गया? यस.
चलिए, ये तो आप लोगों को आता ही है, हमने लिखने को भी दिया था, है ना, कि डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई। फिर भी चलिए 36 रोल नंबर। 61। 69। 146। हाँ मिस। पढ़ो बेटा। मिस पढ़ू। हाँ पढ़ो पढ़ो। डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटनाएं सुनाई। उत्तर, कलाम जब 5वीं कक्षा में थे तब की एक घटना उन्हें याद है। उनके शिक्षक श्री शिव सुब्रहमण्य अय्यर विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। वे विद्यार्थियों को रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए और वहां उन्होंने विद्यार्थियों को उड़ने की क्रिया का जीवंत उदाहरण बताया। डॉक्टर कलाम पर इस घटना का गहरा असर पड़ा। इससे उन्हें विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई, ये प्रश्न अब आपको याद रह गया होगा क्योंकि हमने लिखने को भी दिया था, राइट, कि उन्होंने अपनी 5वीं कक्षा की घटना सुनाई कि उनके शिक्षक श्री सुब्रमण्यम अय्यर जो थे, विद्यार्थियों को पक्षी कैसे उड़ते हैं ऐसा पढ़ा रहे थे। तब वे विद्यार्थियों को रामेश्वर के समुद्र तट पर ले गए और वहां उन्होंने विद्यार्थियों को उड़ने की क्रिया जो है उसका जीवंत उदाहरण दिया। और ये घटना जो है वो अब्दुल कलाम जी के मस्तिष्क में बैठ गई और इसी से उन्हें आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब रोल नंबर 29। 29 है। मिस बोलूं मैं? 29 है आपका रोल नंबर बेटा। रोल नंबर 76। मिस मैं बोलूं 36। मैंने आपका रोल नंबर पहले बोला था बेटा, आप कहाँ थे? रोल नंबर 36 मैंने बेटा बोला था आपका रोल नंबर, आप कहाँ थे? मिस में इतना प्रॉब्लम था ना इसलिए मैं बाहर निकल गई थी। ओके चलिए कोई बात नहीं, पढ़िए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्य में दीजिए। पढ़ो बेटा। चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा? उत्तर, चिराग जैन ने पूछा था कि आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती। चुनौती क्या है? डॉक्टर कलाम ने उत्तर दिया कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों को सुखी बनना है। आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए मैंने आपको कहा था बेटा पढ़ाते समय कि हम कौन से विद्यार्थी ने कौन सा प्रश्न पूछा, ऐसा सवाल भी पूछते हैं, है ना। तो देखिए ऐसा ही सवाल आया कि चिराग जैन ने क्या पूछा था, तो उसने पूछा था कि आज हमारे देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है। तब डॉक्टर कलाम ने कहा था कि भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना और देश के 1 अरब से ज्यादा जो नागरिक है उन्हें सुखी बनाना, यही हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। चलिए अब रोल नंबर 6। 3। मैं सब काउंट कर रही हूँ बेटा, मैं सब काउंट कर रही हूँ।
रोल नंबर 3 मिस 7 बोलो बेटा। आपका आवाज बहुत स्लो आ रही है मिस। बेटा बेटा इससे ज्यादा आवाज अब मेरी तेज नहीं हो सकती है। आप लोगों को सुनाई तो दे रहा है ना? आप थोड़ा वॉल्यूम फास्ट कीजिए बेटा, शायद आज नेटवर्क का थोड़ा इश्यू होगा। हाँ मैम अब आई। हाँ बेटा, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इससे ज्यादा आवाज तेज नहीं हो सकती। एकदम सुनाई ना देना तो मैं समझ सकती हूँ, पर सुनाई तो दे रहा है ना? हाँ हाँ, तो थोड़ी आज प्रॉब्लम हाँ होगी नेट की। वेदर ऐसा है बेटा, वातावरण ऐसा है, तो थोड़ा आप एडजस्ट करो। ओके चलिए, रोल नंबर 3 या 7 कोई है? जी मैं 7। ओके पढ़ो बेटा। प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? उत्तर, प्रवासी भारतीय बृहद विशाल भारतीय के ही अंग है। वे अपने देश की सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहकर मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना विकसित कर सकते हैं। ऐसा सवाल था ना कि हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें। तो देखिए, ये सवाल ही यहाँ पूछ लिया। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो पाठ है वो भी सवाल और आंसर का था, और हम अभी भी क्वेश्चन आंसर ही करेंगे, है ना? पूरा क्वेश्चन आंसर से भरा हुआ पाठ है, तो कोई भी सवाल कहीं से भी हम ले सकते हैं कि प्रवासी भारतीय जो हैं वो मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करे। तो क्या कहा उन्होंने कि प्रवासी भारतीय जो है एक विशाल भारतीय परिवार के ही अंग है। बृहद यानी विशाल, तो वे अपने देश की सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहकर वहाँ मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना विकसित कर सकते हैं। चलिए, अब रोल नंबर कौन सा है जिसकी बारी ना आई हो, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ वो तो है ही नहीं सब। तो जो रोल नंबर मिस 16 रोल नंबर 16 मिस ओके 77। ओके रोल 77 नंबर मैंने 18। आपका रोल नंबर बोला था, तब आप बोले नहीं थे 77, तो आप थोड़ी देर रुक जाइए। ओके, रोल नंबर कौन सा बोला? 16। 16 हाँ हाँ मिस। चलिए, 16 पढ़िए, फिर दूसरा बोलते हैं हम। हाँ ओके। डॉक्टर ने डॉक्टर कलाम के अनुसार किसान मजदूर को कलाकारों का राष्ट्रीय में क्या महत्व है? उत्तर, डॉक्टर कलाम के अनुसार किसान मजदूर और कलाकार राष्ट्रीय के अभिन्न अंग है। राष्ट्र में निर्माण में इन सबकी सेवाओं की आवश्यकता है और इन सबका समान महत्व है। पूछा था एक ऐसा सवाल कि किसान मजदूर और कलाकारों का क्या महत्व है राष्ट्र के विकास में, तो अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि किसान मजदूर और कलाकार भी राष्ट्र के अभिन्न अंग है, और राष्ट्र के निर्माण में इन सब की सेवाओं की भी जरूरत है, आवश्यकता है, इसलिए इन सब का भी समान महत्व है। चलिए, अब कौन बाकी है? रोल नंबर 77 और दूसरा कौन था? 18 ओके 50 65 18 और 77। ओके 77 पढ़ो। डॉक्टर कलाम की दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? डॉक्टर कलाम की दृष्टि में अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट से बचाना ही साहस है। ओके, कलाम की दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? तो कलाम के अनुसार अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट से बचाना ही साहस है। ओके 65 पढ़ो बेटा। मैं तो 65 बोली थी। मैंने 77 बोला था, तब आप ऐसा नहीं बोले कि मेरा नंबर 65 है। मैंने 77 ही बोला था। मैंने 65 मुझे लगा कि मैं लास्ट में बोली रही, इसलिए आपने मुझे बोला। मैंने 77 बोला था बेटा। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए और कौन है बाकी? 52 रोल नंबर 18 भी
18 बोलिए, चलिए 18, रोल नंबर 18। कौन सी मान्यता जनसंख्या वृद्धि को रोकने में सहायक है? उत्तर, छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता जनसंख्या वृद्धि को रोकने में सहायक है। ओके, चलिए 52 पढ़ो बेटा। हमें विधान बाधाओं को कैसे परिचित करना चाहिए? हमें और परिस्थिति और अपने दृष्टि कार्यों से अधिक बाधा को परिचित करना चाहिए। बेटा आपने क्या पढ़ा? मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि ऐसे शब्द है ही नहीं जो आपने पढ़े। हमें विघ्न बाधाओं को कैसे पराजित करना चाहिए, तो उसका आंसर इस प्रकार होगा, सुनिएगा, कि हमें कठोर परिश्रम करके और उत्कृष्ट कार्य यानी श्रेष्ठ कार्य करके ही हमारी जो कठिनाई है, विघ्न बाधाएं हैं, उन्हें दूर करना होगा। ओके, अब कौन बाकी है? बताओ रोल नंबर। 77। ओके, पढ़ो। महात्मा गांधी के राजनीतिक सिद्धांत की क्या विशेषता थी? महात्मा गांधी के राजनीति सिद्धांत की यह विशेषता थी कि उन्होंने अपने राजनीतिक सिद्धांत में निष्ठा के साथ सत्य, अहिंसा और निस्वार्थ भावना भी शामिल की थी। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन, कि मंच पर बड़ी कुर्सी का न होना किस बात का सूचक था? तो मंच पर बड़ी कुर्सी का न होना इस बात का सूचक था कि भविष्य में भी अनुत्पादक वस्तुओं पर अनावश्यक खर्चे नहीं होंगे। ओके, क्लियर बेटा? यस। ओके, यहाँ हमारे सारे क्वेश्चन आंसर जो है ना वो खत्म होते हैं बेटा। ओके, मैं इसकी